हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? So biodiversity conservation is the protection and management of biodiversity to obtain resources for sustainable development. तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको नेचुरल रिसोर्सेज का यूज नहीं करना है, बल्कि नेचुरल रिसोर्सेज इस तरीके से यूज करने हैं कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्सेज रहे। मतलब हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पॉलिसी को फॉलो करना है टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का मतलब आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि फ्लोरा और फना की जो डिफरेंट स्पीशीज हैं उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट करना या उनका जो इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करना, दैट इज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. So there are three main goals of biodiversity conservation. The first one is to maintain the variety of species. जो भी flora और fauna की varieties हैं species की उन्हें maintain करना. The second one is to sustainable use of ecosystem and species, and the third one is to protect vital ecological processes and systems that support life. So here it is the chart of biodiversity conservation. तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के दो तरीके हैं. फर्स्ट वन इज इन सीटू एंड द सेकंड वन इज एक्स सीटू. इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ? जो भी नेचुरल हैबिटेट है स्पीशीज का, जब उसके अंदर हम कंजर्वेशन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इन सीटू कंजर्वेशन. मतलब वाइल्ड लाइफ एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड विद इन देयर नेचुरल और इवन मैन मेड इकोसिस्टम एंड गॉट मेंटेनेंस थ्रू देयर जेनेटिक रिसोर्सेज इज एन ideal system is called in situ conservation. Okay, and ex situ conservation क्या होता है? ex situ conservation होता है कि in this type of conservation the animals are protected outside their habitat by preparing sample population within genetic resources center. ठीक है, तो जब हम उसके नेचुरल हैबिटेट से बाहर कहीं उसको प्रोटेक्ट करते हैं तो इसको हम इंक्लूड करते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंदर. अब इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर अलग अलग मेथड्स हैं. फर्स्ट वन इज नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, द सेकेंड वन इज बायोस्फीयर रिजर्व एंड द थर्ड वन इज सेक्रेड ग्रूव सेक्रेड लेक्स. ठीक है, इसी तरीके से एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या क्या आएगा बॉटेनिकल गार्डन्स, जू, एक्वेरिया या सीड बैंक, फील्ड जीन बैंक, क्रायोप्रिजर्वेशन और सेक्रेड प्लांट्स, होम गार्डन एक्सेट्रा. ठीक है, तो दो मेथड्स हो गए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का. फर्स्ट वन इज इन सीटू एंड सेकंड वन इज एक्स सीटू. जब नेचुरल हैबिटेट में कंजर्वेशन होगा सो दैट इज इन सीटू कंजर्वेशन, और जब मैन मेड या हम उसको आउटसाइड देयर हैबिटेट प्रोटेक्ट करेंगे तो दैट इज एक्स सीटू कंजर्वेशन. ठीक है, इन सीटू कंजर्वेशन मैंने डिस्कस कर दिया है कि इन सीटू कंजर्वेशन इज द ऑन साइट कंजर्वेशन और द कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज इन नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ फ्लोरा और फना स्पीशीज. वाइल्ड लाइफ आर प्रोटेक्टेड विद इन देयर नेचुरल और इवन मैन मेड इकोसिस्टम एंड गेट मेंटेनेंस थ्रू देयर जेनेटिक रिसोर्सेज इन एन आइडियल सिस्टम इज कॉल्ड इन सीटू कंजर्वेशन. ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया. तो ये मेथड्स हैं. क्या क्या मेथड्स हैं? बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हो गए. ओके, सो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम क्या है कि इट इज एन एक्सीलेंट मेथड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी. तो बायोस्फीयर रिजर्व में मेनली 3 जोन्स होते हैं. कोर जोन, the first one is core zone and the second one is manipulation zone and the third one is restoration जोन. ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन्स में हम उसको डिवाइड करते हैं. कोर जोन, कोर जोन, मैनिपुलेशन जोन एंड रिस्टोरेशन जोन. ठीक है, तो कोर जोन क्या होगा कि कोर जोन ऐसा एरिया होगा बायोस्फीयर रिजर्व का जहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं होगी. स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड जो जोन है ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए, दैट इज कोर जोन. उसमें सिर्फ
एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ और फ्लोरा फना हम उसके लिए रखेंगे, और ह्यूमन एक्टिविटीज बिल्कुल भी अलाउ नहीं होती है। मिनिमली डिस्टर्ब्ड इकोसिस्टम होता है। Second one is manipulation zone, where a large number of human activities could go on, including man-made forecast filming areas other than the demarcated for tourism. Okay, and the third one is restoration zone. It is permitted and includes degraded areas selected for restoration to natural conditions. ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये एक प्रोग्राम के तरीके से बनाया गया था पहले, बायोस्फीयर मैप बोलते हैं, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। तो इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं अभी तक। नंदा देवी, नोकरेक, मनास, सुंदरबन, अंडमान निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार, थार डेजर्ट, रन ऑफ कच्छ, इस तरीके से ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट दी गई है इंडिया में। जो इस समय फर्स्ट जो इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम चलाया गया था वो हुआ था 1979 में। सो 1979 में फर्स्ट टाइम बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के लिए आइडेंटिफाई किए गए थे 13 इकोसिस्टम्स जहां पर बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड है। ओके, तो नेशनल पार्क क्या होता है? नेशनल पार्क होता है, नेशनल पार्क इज अ नेचुरल पार्क in use for conservation purpose, created and defended by national government. Frequently, it is reserved for natural, semi-natural or developed land that an autonomous state declare or owns. तो इंडिया में इस समय 176 नेशनल पार्क्स, इंडिया में इस समय 176 नेशनल पार्क्स प्रेजेंट है। तो नेशनल पार्क्स की क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वेल मेंटेन एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड निच होना चाहिए फॉर पर्टिकुलर स्पीशीज। सपोज अगर हम एक टाइगर के लिए नेशनल पार्क बनाना चाहते हैं फॉर टू प्रोटेक्ट द टाइगर, तो उसके लिए टाइगर की जो स्पीशीज है उसके लिए क्या क्या कंडीशन सुटेबल है, उसके अकॉर्डिंग वो उस जगह का एनवायरमेंट होना चाहिए उस नेशनल पार्क का। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि नेशनल पार्क हैव बाउंड्री अकॉर्डिंग टू लेजिस्लेशन। सेंचुरी और नेशनल पार्क में ये एक मेन डिफरेंस होता है कि नेशनल पार्क में एक डिफाइंड बाउंड्री होती है अकॉर्डिंग टू लेजिस्लेशन। जैसे कि हमने अभी देखा था कि बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन में डिवाइड किया था, इसी तरीके से हम नेशनल पार्क को भी 3 जोन में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज कोर जोन, सेकेंड वन इज बफर जोन एंड थर्ड वन इज ट्रांजिशन जोन। तो कोर जोन क्या होता है? कोर जोन ऐसा एरिया होगा हमेशा जहां पर ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। कोर जोन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एरिया। ठीक है, तो कोर जोन में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। फिर आई बात बफर जोन की, तो बफर जोन में पार्शियली एक्टिविटीज अलाउड होती हैं, और ट्रांजिशन जोन जो होता है उसमें कंप्लीटली टूरिज्म परमिसिबल होता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने बायोस्फीयर रिजर्व को 3 पार्ट्स में बांटा, उसी तरीके से हमारा नेशनल पार्क्स को भी हम 3 जोन में डिवाइड करते हैं। और लास्ट क्या पॉइंट है नेशनल पार्क का कि देयर इज लैक ऑफ रिसर्च एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई ऑफ नेशनल पार्क्स। तो फर्स्ट नेशनल पार्क इंडिया में कौन सा था? फर्स्ट नेशनल पार्क इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, फर्स्ट नेशनल पार्क इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया में था, और ये पार्क बनाया गया था 1936 में। ठीक है, अब बात हम करते हैं सेंचुरी की। तो सेंचुरी क्या होती है? तो सेंचुरी इन सेंचुरी प्रोटेक्शन इज गिवन ओनली टू फना and other operations in which timber collection, private ownership rights are permitted so long as they do not have interference with well-being of animals. ठीक है, तो सेंचुरी का जो मेनली कंसर्न होता है वो होता है फना से।
उसमें प्रोटेक्शन मेनली फना को दिया जाता है, बाकी उसमें टिम्बर कलेक्शन है, यहाँ के या वहाँ के जो लोकल्स हैं उनको उनके उनकी एनिमल्स के लिए ग्रेजिंग लैंड्स हैं, या इस तरीके की जो भी एक्टिविटीज होती हैं, उनको लकड़ी लेने जाना है या उनको अपने एनिमल्स को लेके जाना है जंगल में, ये सारी चीजें सेंचुरीज में अलाउड होती हैं। सिर्फ उनका जो कोर जोन होता है वो अलाउड नहीं करते हैं वहां पर बाकी लोकल्स को। ओके, तो सेंचुरीज और नेशनल पार्क में मैंने मेन डिफरेंस बताया था कि सेंचुरी नेशनल पार्क में एक वेल डिफाइंड बाउंड्री होती है और सेंचुरी में वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती है। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, लिमिट्स बायोटिक इंटरफेरेंस, टूरिज्म परमिसेबल होता है, बाउंड्रीज डिफाइंड नहीं होती हैं, रिसर्च और साइंटिफिक मैनेजमेंट लैक होता है, नो अटेंशन ऑन जीन पूल। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है XC2 कंजर्वेशन। जैसा कि XC2 कंजर्वेशन मैंने पहले बताया था कि XC2 कंजर्वेशन मतलब कि एनिमल आर प्रोटेक्टेड आउटसाइड देयर हैबिटेट। ठीक है, इट लिटरली क्या लिखा है इसमें, जैसे कि इट लिटरली मीन्स ऑफ ऑफ साइड कंजर्वेशन। It is the process of protecting an endangered species, variety or breed of plant or animal outside its natural habitat through different techniques like zoo, captive breeding, aquarium, botanical garden, gene banks, etc. तो कई मेथड्स होते हैं XC2 कंजर्वेशन के लिए। क्या क्या है, सपोज जू हो गया, बोटेनिकल गार्डन्स हैं, एक्वेरियम्स हैं, जीन बैंक्स हैं, या इस तरीके की और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे इंडेंजर्ड स्पीशीज की पॉपुलेशन बढ़ाने की कोशिश की जाती है बाय आर्टिफिशियल मेथड्स। डिफरेंट मेथड्स होते हैं, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर्स होते हैं, या इस तरीके के और भी सेंटर्स होते हैं। ये सारे सेंटर्स किस में आएंगे, ये सब हम लोग इंक्लूड करते हैं इनको XC2 कंजर्वेशन के अंदर। ठीक है, ओके तो IUCN रेड डेटा लिस्ट क्या है। IUCN रेड डेटा लिस्ट एक बुक है जिसमें कलर की इंफॉर्मेशन, कलर कोड के थ्रू हम डिफरेंट स्पीशीज की, क्या वो एक्सटिंक्ट है या इंडेंजर्ड है, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट फ्लोरा एंड फना स्पीशीज को। तो अगर रेड कलर से, ब्लैक कलर से डिनोट कर रहे हैं हम स्पीशीज को, यानी कि वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। अगर रेड कलर से डिनोट करते हैं यानी वो एंडेंजर्ड है। अगर एम्बर कलर से तो ये वल्नरेबल है। व्हाइट कलर से यानी वो स्पीशीज रेयर है। ग्रीन कलर से एंडेंजर्ड तो है बट अभी वो उसका नंबर रिकवर होना स्टार्ट हो गया है। और ग्रे कलर से हम किसको डिनोट करते हैं कि फ्रेजाइल है, एंडेंजर्ड है, रेयर है, लेकिन हमारे पास उसकी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं। ठीक है, तो ये डिफरेंट कलर कोड हैं IUCN रेड डेटा लिस्ट में, जिनके थ्रू हम किसी भी स्पीशीज के एक्सटिंक्शन या उसके इंडेंजर्ड या किस तरीके का उसका स्टेटस है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है, इंडेंजर्ड का मतलब होता है कि दोज वाइल्ड लाइफ स्पीशीज हुज नंबर हैज बीन रिड्यूस्ड टू अ क्रिटिकल लेवल और हुज हैबिटेट्स आर फुली डिस्ट्रॉयड आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। मतलब अबाउट टू एक्सटिंक्ट में जो भी चीजें आ जाएंगी वो एंडेंजर्ड। और एक्सटिंक्ट क्या होगा, मतलब एक भी स्पीशीज, उसका एक भी एनिमल अब सर्वाइव नहीं करता है, दैट इज एक्सटिंक्ट स्पीशीज। ओके, वल्नरेबल क्या हुआ, दोज स्पीशीज which are expected to move in the endangered category in the coming future। मतलब अभी वो endangered की कैटेगरी में नहीं है बट about to endangered है। इसी तरीके से रेयर स्पीशीज क्या होती हैं कि वो ग्रेट रिस्क में है। थ्रेटेंड स्पीशीज क्या होती है, स्पीशीज विच आर वन ऑफ द किसी भी कोई भी रेयर हो या फिर वल्नरेबल हो, सारी वो थ्रेटेंड स्पीशीज होती हैं। आउट ऑफ डेंजर स्पीशीज क्या हो गई, द स्पीशीज टू हुम द थ्रेट ऑफ सर्वाइवल हैज बीन ओवरकम। ठीक है, अब है ये क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द स्पीशीज ऑफ टाइगर। तो सबसे पहला ये स्टार्ट हुआ था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, इसको स्टार्ट किया गया था। इसका मेन एम क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर का मेन एम है टू रिड्यूस द फैक्टर दैट लीड टू द रिडक्शन ऑफ टाइगर हैबिटेट्स। जो भी टाइगर के हैबिटेट के लिए डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं उनको कम करना, और दूसरा कि उसके पॉपुलेशन के को किस तरीके से बढ़ाया जाए उसके लिए डिफरेंट साइंटिफिक मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना,
क्या उसके लिए हमें फाइनेंशियली क्या सपोर्ट चाहिए, क्या कल्चरल सपोर्ट चाहिए, क्या इकोलॉजिकल वैल्यूज होने चाहिए, उन सबको इंश्योर करना। इसके लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई है प्रोजेक्ट टाइगर के लिए, टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है। India is home of 80% tigers in the world. In 2006, there are around 1400 tigers, which increased to close 3000 in 2018. MP has the highest number of tigers, that is 526. और अभी इंडिया में कितने 3000 टाइगर हैं। अदर स्टेट सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन किसमें है? उत्तराखंड में है, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, असम, केरला एंड यूपी में। ओके, तो मेन जो टाइगर प्रोटेक्शन के लिए हमने नेशनल पार्क्स जो थे या रिजर्व जो थे, वो मेन क्या था? कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, दुधवा हो गया, बांदीपुर, कान्हा, इंद्रावती, मनास, सुंदरबन, मेलघाट, रणथंबोर, पालामऊ, सिमलीपाल। तो जो मेन टाइगर रिजर्व थे वो इस तरीके से शुरुआत की गई थी। जब स्टार्टिंग किया गया था 1973 में, तब जो 9 रिजर्व थे या 9 जो नेशनल पार्क्स थे, उनको टाइगर रिजर्व के लिए उनको आइडेंटिफाई किया गया था, उनको लोकेट किया गया था। ठीक है। अब क्या है, ये है प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1992 में इसको स्टार्ट किया गया था। To give financial and specialized support wildlife management efforts to state for their free ranging population of wild Asian elephants. Asian elephants की प्रोटेक्शन के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इनका? मेन ऑब्जेक्टिव्स था टू रिस्टोरिंग माइग्रेटरी ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, improvement of elephant habitat by suitable plantations, creating fences along forest border area where damage to the crop by elephant is severe, translocation of elephants in suitable and safer habitats. देखिए होता क्या है कि अगर आप जंगल की तरफ, जो लोकल्स होते हैं वो जंगल की तरफ बढ़ते जाते हैं, उनको खेती करनी है या एनिमल्स को अपने लेके जाना है, हाउस होल्ड एनिमल जो है उनको लेकर जाना है, उनको डोमेस्टिक एनिमल्स को लेकर जाना है जंगल में, अगर वाइल्ड एनिमल्स के पास रहने की जगह नहीं बचेगी तो वो कहाँ जाएंगे? वो गांव की तरफ आएंगे, वो शहर की तरफ आएंगे। और जब चीजें होती हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं बिटवीन ह्यूमन एंड वाइल्ड एनिमल्स। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप जंगल से दूर रहें, आप वाइल्ड लाइफ एनिमल्स से दूर रहें, उनके लिए भी आप स्पेस छोड़ें। ह्यूमन के पास, अगर इंसान के पास ये ताकत है कि वो चीजों को रीबिल्ड कर सकता है, कंस्ट्रक्ट कर सकता है, लेकिन हम स्पीशीज को एक बार एक्सटिंक्ट होने के बाद वापस लाना बहुत मुश्किल काम होता है। एक्सटिंक्ट होने के बाद वापस नहीं लाया जा सकता। तो बेटर है कि जो भी वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। सपोज बहुत जंगल के पास तक खेती हो रही है, अब अगर एलिफेंट है उसको जंगल में नहीं सरवाइव कर पा रहा है, वो खेत की तरफ आएगा और वहां वो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे। बहुत बार क्या होता है, जंगल के बीच में से रेल लाइन गई होती है, उस पैसेज पे बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, या एक होता है पोचिंग होती है एलिफेंट्स की, हाथी दांत के लिए पोचिंग की जाती है, एलिफेंट्स की पोच को उनको मारा जाता है, हंट किया जाता है। तो इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है कि जो ये पृथ्वी है वो सिर्फ आपकी नहीं है, वो इन वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की भी है, वो फ्लोरा की, वो फना की, जो भी स्पीशीज है वो सबके लिए है। ह्यूमन हैज पावर, लेकिन जब नेचर अपनी पावर दिखाती है तो ह्यूमन उसके आगे कुछ नहीं कर पाता है। तो एक ये थोड़ा सा फिलोसफिकल व्यू हो गया, लेकिन ये जरूरी है कि आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की ओर भी ध्यान दिया जाए, ना कि सिर्फ अपने सर्वाइवल की तरफ। ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने बताया, टू प्रोटेक्ट एलिफेंट, देयर हैबिटेट्स, कॉरिडोर्स। एलिफेंट्स बहुत लंबा उनका जो पाथ होता है वो बहुत लॉन्ग पाथ होता है, उस पाथ के बीच में वो पाथ क्लियर होना चाहिए,
उस पाथ में इस तरीके की चीजें नहीं होना चाहिए कि वो डिस्ट्रैक्ट हो उस चीजों से, या उनके उस पाथ में रोड है या उनके उस पाथ में रेल लाइन है, इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट गोल इज टू फोकस ऑन इश्यूज ऑफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स, वेलफेयर ऑफ कैप्टिव एलिफेंट्स, टू प्रमोट नॉट टू हार्म एलिफेंट फॉर देयर टीथ। ठीक है। अब एक ये थोड़ा सा है कि इंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती है, जिसे मैंने पहले बताया था कि इंडेंजर्ड स्पीशीज हाईली रिस्क में स्पीशीज होती हैं बट अबाउट टू एक्सटिंक्ट इन द फ्यूचर, आइदर ग्लोबली और विद इन अ सर्टेन पॉलिटिकल जुरिडिक्शन। ठीक है। इसका रीजन क्या होता है? हैबिटेट लॉस, पोचिंग, इन्वेजिव स्पीशीज आर ऑल पोटेंशियल थ्रेट्स टू द इंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है। तो IUCN की जो रेड डेटा लिस्ट है इसमें बहुत सारे एनिमल्स और बहुत सारे प्लांट्स की अलग अलग एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में बताया गया है। ठीक है। अब हमने किस तरीके से जो अभी हमने देखा एक्सटिंक्ट, वल्नरेबल, उसको हमने किस तरीके से क्लासिफाई किया है वो एक इस चार्ट के थ्रू हम समझते हैं। पहले क्या हो गया? ऑल स्पीशीज, इवेलुएटेड, नॉन इवेलुएटेड। अब इवेलुएटेड में क्या हुआ? डाटा हमारे पास है और डेटा नहीं है। अब डेटा जिनका है उसमें क्या कुछ स्पीशीज एक्सटिंक्ट, मतलब कोई भी एनिमल्स नहीं बचा है उनका। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, यानी वाइल्ड में एक्सटिंक्ट है बट उनकी पॉपुलेशन अभी है, या वो ब्रीडिंग सेंटर में है या कहीं पर भी उनकी पॉपुलेशन बाकी है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब अबाउट टू एक्सटिंक्ट। एंडेंजर्ड मतलब कि ये जो स्पीशीज, एंडेंजर्ड स्पीशीज में जो एनिमल्स आएंगे ये हाईली रिस्क में है और ये टुवर्ड एक्सटिंक्शन बढ़ रहे हैं। वल्नरेबल में क्या आएंगे? ये रिस्क में है, ये टुवर्ड एंडेंजर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। लीस्ट कंसर्न में मतलब नियर और नियर थ्रेटेन, ये स्पीशीज इस तरीके की है कि इनके बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड दिस इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट कि कोशिश करें अपनी नेचर को बचाने के लिए। हम लोग बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, थोड़े प्लांट्स लगाएं। फॉरेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फॉरेस्टेशन से आप सबको भी पता है क्या 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 उसके बेनिफिट्स हैं। और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, उसको जानने की कोशिश करें, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उसको समझने की कोशिश करें। थैंक यू।